अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपका जो कल के मंडे ब्लूज़ हैं वो ख़त्म हो गए होंगे, ताकि आप आज अपने आप को ब्रेव, बहादुर और करेजियस फील कर रहे हैं, ताकि इस हफ्ते की जितनी भी मुश्किलात हैं उनका सामना कर सकें। बड़ा इंटरेस्टिंग था जी, कल मैं एक पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा थी और बड़े अहम मौज़ूआत पर बात हो रही थी, इंक्लूडिंग पाक अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, जिसमें बार बार ये कहा गया कि क्या उसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल रहा है पाक अफ़गान रिलेशनशिप्स में, लेकिन हाउ इज़ इट मूविंग फॉरवर्ड। अहम बात यह है कि इस वक्त जो विज़िट हो रही है VVIP की, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ा क्लियर है कि अफ़गान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर मानते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात में ये बड़ा अहम मोड़ भी होगा, लेकिन देखना ये है कि अमरीकी इलेक्शंस, ख़ित्ते की दूसरी सूरत हाल और तालिबान के मुज़ाकरात किस मोड़ पर और किस मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं। दूसरी तरफ बात ये भी की गई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इंफॉर्मेशन रिलीज़ की गई है, जो एनालिसिस किया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 बरस में 7 अरब का मज़ीद कर्जा लिया है, एंड पीपल आर रियली वरिड अबाउट इट। कि इतना ये है कि इन कर्ज़ों के साथ हम एग्जैक्टली करते क्या हैं। एक जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉलिटिक्स में जब स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, मुझे यकीन है कि हम बात करते हैं कि भाई एक मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना होना चाहिए, हम कर्ज़े लेने के लिए दूसरों के सामने जाएं या ना जाएं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। इस ग्लोबलाइज दुनिया में जब हम बात करते हैं कि कुछ ममालिक के पास टेक्नोलॉजी आपसे बेहतर होगी, किसी के पास कोई एक्सपर्टीज़ होगी, लोगों को अगर अपने साथ आपने इन्वॉल्व करना है, कोई भी मुल्क आइसोलेशन में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बड़ा अहम है कि ये रवाबित आपके होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम है कि अगर आप किसी के साथ कोई डील करते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, चाहे वो बायलैटरल ट्रेड हो, कर्जा हो, डेट फाइनेंसिंग हो, रिलीफ के लिए कोई बात की जाए, एक मुल्क को, उसकी मईशत को और ख़ास तौर पे उसके पॉलिसी मेकर्स को ये पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है हमारी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, ये इन्वेस्टमेंट है, रिलीफ है, क्या है। इस वक्त हमें पता है कि जो रिलीफ कोविड के ज़माने में पाकिस्तान को दिया गया IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ये रिलीफ नहीं, ये कर्ज़े थे और इनको सर्विस करना पड़ेगा। अगले साल इसकी एक किस्त है जो हमें अदा करनी है। FATF की जो तलवार हमारे गर्दन पर ऑलरेडी लटक रही है। दूसरी तरफ देखना ये है कि जो कर्ज़े हमें मिले हैं, क्या हमने उसको खा पी के बग़ैर कोई इंडस्ट्री लगाए, बग़ैर कोई ऐसा काम किए जिससे पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में इजाफा हो, क्या हम उसको इस्तेमाल कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत कड़ा हो सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कर्ज़े लिए हुए हैं और ये कर्ज़े क्योंकि मईशत नहीं चल रही थी, उस तरह पहिया और चीज़ें सरगर्म नहीं थी, आफ्टर ऑल कोविड का ज़माना है, तो आने वाला साल उनके लिए मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि ग्लोबली कई ममालिक को, कई इदारों को कहा जा रहा है कि शायद ये बैंकरप्ट हो जाएंगे और अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। बेहतरी की उम्मीद करते हैं जी। हम एक बड़ा मुल्क हैं, बड़ी आबादी का मुल्क है, हम इंटरनली चाहे हम डिमांड की बात करें तो काफ़ी सेल्फ सफिशेंट है। सिर्फ बात यह है कि चीज़ों को हमने मैनेज कैसे करना है, और उसमें मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का या हुक्काम का इसमें ताल्लुक़ नहीं है, हम बहैसियत इंडिविजुअल्स और इदारे क्या कर रहे हैं, ये भी बड़ा अहम है। एक और ख़बर जी लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, टिकटॉक का बैन होना, अनबैन होना। इस पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग सरगर्म भी हैं। वकार ज़का की मैं वीडियोस देख रही थी जो बार बार ये बात करते हैं कि कल्चरली कितना इनअप्रोप्रिएट कंटेंट बनाया जा रहा है टिकटॉक में। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मुझे ट्वीट करके बताइए कि आपको लगता है कि जो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं जिनकी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, मिलियंस में फॉलोइंग्स है, क्या ये उनके लिए साथ ज़्यादती है कि ये प्लेटफॉर्म बैन कर दिया जाता है? दूसरी बात, फिर इसको वाज़े कर दें कि ये मोनेटाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके थ्रू आप पैसे बाद में इस तरह कमा सकते हैं कि आपके पास अगर बहुत फॉलोइंग हो तो ब्रांड्स और लोग आपको अप्रोच करें किसी तरह की इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन बसाते खुद ये प्लेटफॉर्म आपको पैसे कमा के नहीं देता। बहरहाल जी, इसके अनबैन के हवाले से क्या रिपोर्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। मौसम का हाल थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लूँ कि उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि हीट वेव आएगी, लेकिन अब कुछ अजीब मिला जुला मौसम है। सुबह के वक्त आपको हवा में कुछ खुनकी महसूस होती है, शाम में भी कुछ ठंड का एहसास होता है, लेकिन बीच में ये अजीब धुंधला धुंधला डस्टी सा वेदर है, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में, एंड दैट इज़ रियली ट्रबलसम। और हम खुद महसूस कर सकते हैं कि ये बदलता हुआ मौसम अपने साथ लेके आ रहा है खांसी
खांसी, ज़ुकाम, फीवर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जब इसकी तशख़ीस के लिए बाकायदा टेस्ट के लिए जाते हैं, ये कोविड नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी दिस इज़ वेरी वेरी इरिटेटिंग। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक दफ़ा फिर सियासी सूरत हाल पर हमने नज़र डालनी है। कल हमने देखा कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी ऑलमोस्ट उसी वक्त अमल में आई जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे लाइव आपके साथ, तो हमने उसको डिस्कस किया। उनको भी बेल पे ज़मानत पे रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन थ्रू आउट हम देखते रहे कि सोशल मीडिया पे यही बहस रही कि ये क्या मामला था। यानी आज के लिए ये बड़ा अहम मौजू होगा। और अब हम सियासी सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। क्या वाकई इस वक्त अपोजिशन का पलड़ा भारी है और उन्होंने एक कारी ज़ल्ब लगाई है, हुकूमत को अंडर प्रेशर ले लिया है। इसकी इंटरप्रिटेशन कई अंदाज में निकल रही है, इस पर भी हमने बात करनी है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इशू हम डिस्कस करेंगे। हमारी जिससे आजकल नहीं बनती या जिस शख्स की हमारे साथ थोड़ी अनबन होती है, हम कहते हैं कि यार ये शख्स मेरी ज़िंदगी में बड़ा टॉक्सिक है, इसका इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं है। तो टॉक्सिक इंसान होता क्या है और क्या ये हमारे लिए अब ईजी एक्सक्यूज़ बन चुका है, इस पर ज़रा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा मेरा फेवरेट टॉपिक, थैंक यू वेरी मच कि जब हमने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात की थी, आपने उस सेगमेंट को बहुत पसंद किया था। एक छोटी सी वजाहत करती चलूँ कि नार्सिसिज्म या ख़ुद पसंदी हम हर एक में पाते हैं, लेकिन जब ये डिसऑर्डर तक चली जाए, नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर, उसको हमने डिस्कस किया था। एक हेल्दी लेवल ऑफ लाइकिंग योरसेल्फ हम सब में होता है। लेकिन आज ज़रा बात करते हैं जहरीले लोगों के हवाले से, यानी टॉक्सिक पीपल। कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी, जिनकी सोहबत हमारे अपने एतमाद के लिए, हमारे अपने जहनी सुकून के लिए, हमारी इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग के लिए सही नहीं होते। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके दोस्त या कॉलीग्स नहीं, बल्कि आपके रिश्तेदार या आपके करीबी फैमिली भी हो सकती है। इनको स्पॉट करने का तरीका क्या है? अगर आप ये महसूस करें कि किसी शख्स ने आपकी ज़िंदगी को ऐसे जकड़ लिया है, आपके ख़यालात को ऐसे निचोड़ लिया है कि आप अपने अंदर एतमाद फ़ील नहीं करते, आप हमेशा गुस्से में या फियरफुल रहते हैं, या आप हमेशा फायर फाइटिंग करते रहते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी उड़ान के लिए, या आपको अपने जो आपका टैलेंट है उसको फुली तौर पे दुनिया में दिखाने के लिए कहीं ना कहीं रोकेगा, कहीं ना कहीं उसको आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। तो ऐसे लोगों को हम स्पॉट कैसे कर सकते हैं और उनको हम मैनेज कैसे करें, ये बड़ा अहम है। सो दैट्स आवर टॉपिक टुडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वजीहा गनी, हु इज़ अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड एन एडिक्शन थेरेपिस्ट। कई दफ़ा ये भी देखने में आया है कि नो मैटर हाउ टॉक्सिक अ पर्सन इज़, उसके साथ रहना हमारी एडिक्शन या हमारी आदत या मजबूरी भी बन जाती है। दैट इज़ व्हेन यू आर को डिपेंडेंट। तो ना सिर्फ ये कि अगले बंदे की टॉक्सिक ट्रेट्स को रियलाइज़ करें, बल्कि अपने अंदर भी उस टॉक्सिसिटी को रियलाइज़ करें जो उसकी इस ट्रेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और बर्दाश्त करती है। आप कभी कभार अपनी ये बात किसी दूसरे को अगर बता रहे होंगे तो लोगों को यकीन नहीं आएगा कि कोई शख्स आपके साथ इतना बुरा बर्ताव रखता है और आप फिर भी उसके साथ हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानेंगे वजिया से। सो लेट्स वेलकम हर इन द शो। अस्सलाम वालेकुम वजिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वजिया, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। और ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस था। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हमारे लिए टॉक्सिक हैं, वो कोई बोर्ड लेके तो घूम नहीं रहे, तो हम उनको कैसे स्पॉट करें? ज़ाहिर है वो जब हमसे मिलते हैं या हमारी सराउंडिंग में इस तरह के लोग आते हैं तो फिर हमें आइडिया होता है कि कुछ टाइम बाद ऐसा फील होता है हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। और हम जो है फील करते हैं कि हम उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकते। गुजारने के बाद हमें एक अजीब सा गिल्ट महसूस होने लगता है, हमें ज़ाहिर फील होने लगता है कि हम किसी नेगेटिव एनर्जी में बाउंड हैं। ज़ाहिर है हर इंसान की वाइब होती है, तो जब हम वो वाइब कैच करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम गलत हैं। दे मेक अस प्रूव कि हम जो है उनको प्रूव करके दिखाएं कि जो है हम सही हैं या हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हर बार जस्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि एक ट्रस्टेबल रिलेशन, एक इमोशनल हेल्दी रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं होती। वहाँ एक ट्रस्ट और एक कंपैशन का बॉन्ड होता है। तो उनको हर वक्त जो है झूठ बोलना, मैनिपुलेशन उनकी तरफ से आना, उस चीज़ों को पकड़ना, इसी सब में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है। यानी आपको ऐसा लगता है कि ये शख्स आपके लिए अनसेफ है? अगर आप अपने दिल की कोई बात इनको बताएंगे तो हो सकता है वो कल को ताना बनकर ताना मारेंगे या उसको जो है पैसिव अग्रेसिव या वर्बली या दूसरे वेज में अब्यूज
अब्यूज़ करना, इमोशनल अब्यूज़ एक बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड फॉर्म है अब्यूज़ की, जो कि वो लोग करते हैं जो कि इस तरह के डिफ़िकल्ट लोग जिनको हम कहते हैं कि हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल या हाउ टू मैनेज दोज टॉक्सिक पीपल। तो टॉक्सिक पीपल की एक ट्रेट ये भी है कि वो झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, या वो इस तरह से आपको ट्रीट करेंगे कि आपको डिग्रेड करेंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, नॉट इन स्पेसिफिक वेज। फॉर एग्जाम्पल किसी को कहेंगे कि आपको ये करना नहीं आता, आप जो है पहले ये चीज़ तो करके देख लो, फिर आप इस चीज़ की तरफ ध्यान देना। तो उनको उनकी क्वालिटीज़ को सबसाइड करके प्रोफेशनल लाइफ में भी हमने देखा है कि अगर आपने बहुत सारे लोग मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर बॉस ने एक की तारीफ की तो फटाफट कोई आपका टीम मेंबर अगर ये बोल पड़े कि सर इसने अकेले थोड़ी काम किया था, हम सारों ने इसकी मदद की थी या हम सब ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। डू यू थिंक दैट इज आल्सो अ वे ऑफ सॉर्ट ऑफ डाइल्यूटिंग, पुशिंग बैक अ पर्सन? बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस में बहुत ज़्यादा इस तरह का एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर सब लोग अपनी अपने वेज को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ या मैं ज़्यादा अच्छा काम करती हूँ। तो उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए दूसरों को डिग्रेड करवाना, दूसरों को फील करवाना कि वो कोई वैल्यू नहीं रखते और उनको मैनिपुलेट करना, बिकॉज पॉलिटिक्स बहुत होती है। अच्छा, आपको लगता है कि ऑफिसेज में अक्सर जैसे कोई शख्स एक अच्छा आइडिया लेकर बॉस के पास पहुंचे, कई दफ़ा अगर आपके बॉसेस टॉक्सिक हों तो वो आपके खैर ख्वाह होने के बजाय, आपके मेंटोर होने के बजाय वजिया उल्टा आपके आइडिया को पुट डाउन करते हैं, लेकिन कभी कभार पता चलता है कि पीछे से वही आइडिया अपने नाम से उन्होंने परसू कर लिया। इज दैट आल्सो अ ट्रेट ऑफ अ टॉक्सिक पर्सन? बिल्कुल बिल्कुल। डोमिनेट करना और ब्लैकमेल करवाना, इमोशनली जो है एक ब्लैकमेलिंग जो होती है जो बहुत कॉमन है, उसमें जाहिर है जो दूसरा पर्सन है वो अगर अंडर काम करता है तो फिर डोमिनेट करना उस पर्सन को, बिकॉज डोमिनेंसी और अथॉरिटी की भी एक ट्रेट जो है ऐसे लोगों में होती है जो कंट्रोलिंग बिहेवियर बेसिकली होता है। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा था, लोग कहते हैं कि यू डोंट लीव अ जॉब, यू बेसिकली लीव अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, कि अगर आपको वहाँ पे सहूलतें नहीं मिल रही या आप खामखांड स्ट्रेस आ रहे हैं, आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो लोग वो जगह छोड़ देते हैं। मगर वजह ये अगर वर्क में हो, काम में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, कोई सोहबत हो, यानी कोई शख्स आपका इतना करीबी नहीं है, उसमें कदरे आसान होता है छोड़ना। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो समहाउ प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी टॉक्सिक, या आपका ससुराल टॉक्सिक हो, या आपके घर में यानी आपके अपने बहन भाई या वालिदैन में से कोई शख्स आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट हो, तब क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में जो है इस रिलेशनशिप को अक्सर को डिपेंडेंसी, जैसा अभी आपने नाम दिया था, उसको को डिपेंडेंट रिलेशनशिप कहते हैं, जहाँ पर आइडिया नहीं हो पाता, क्योंकि ज़ाहिर आप एक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने जाते हैं, आप दूसरे इंसान के, एक होता है आदत हो गई है, हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि दूसरे इंसान की आदत हो जाना। तो ऐसी चीज़ों में अगर आप उनके दूसरे बिहेवियर्स को भी जो है इस चीज़ के अंडर द कारपेट डाल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये भी उसका वे ऑफ लव है, बना रहे हैं, बिल्कुल हम उसके लिए जस्टिफिकेशंस पेश करते हैं, तो एक साइन है कि जो दूसरा बंदा है जब वो अब्यूज़ भी हो रहा है और वो सारी चीज़ें सह रहा है, वो इमोशनली, फिजिकली, अग्रेशन, डोमिनेशन, फाइनेंशियली। अगर अक्सर लोग ये समझते हैं कि चाहे हस्बैंड एंड वाइफ हो, कोई बहन भाई ऐसा हो, या अक्सर वालिदैन के हवाले से भी ऐसी खबरें मिलती हैं कि लोगों को बाउंड्रीज़ का या एक अहाते का अंदाज़ा नहीं है। वो समझते हैं कि उनकी एक इंटाइटलमेंट होती है, वो समझते हैं कि आपकी हर चीज़ पे उनका हक है, आपको वो रात के किसी पहर भी फ़ोन करके कोई काम कह सकते हैं, अगर आपका खुद कुछ करने का मूड है, आपका कोई अपना स्केड्यूल है, वो उसको डोमिनेट करके आपको बता सकते हैं कि आपको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। तो वजह जो आपकी बातों से मैं समझी हूँ कि एक टॉक्सिक पर्सन को स्पॉट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस बात पे थोड़ा सा अपनी तवज्जो दें कि किसी के साथ वक्त बिताकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, अगर आप अपने अंदर एक चिड़चिड़ाहट, गुस्सा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ये फील हो रहा है कि यार ये मेरे साथ ज्यादती थी, दिस इंटरेक्शन वाज नॉट गुड, तो वो इंटरेक्शन है। वजह करें क्या? ख़वातीन और ख़ुसूसन लड़कियां, यंग लड़कियां अगर ऐसी सिचुएशन में होती हैं तो शर्मा शर्मी में, लिहाज में कुछ कह नहीं पाती और फिर ये अब्यूज़ कंटिन्यू करता है, करना क्या चाहिए? ऐसे में एक आपको अपने बिहेवियर के अंदर एक असर्टिवनेस लाने की ज़रूरत होती है, आपको बाउंड्रीज़ पुट करने की ज़रूरत होती है। बाउंड्रीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे में सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, तो बहुत ही अनोखा वर्ड लगता है जब हम ये बात करने लगते हैं। लेकिन ये बाउंड्रीज़ आपकी अपनी बाउंड्रीज़ ऐसी है कि आप महदूद अपने आप को कैसे कर सकते हैं दूसरे इंसान से, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं दूसरे के अब्यूज़ से, इमोशनली या फिज़िकली किसी किस्म का। आपने असर्टिव होकर इमोशनली जब कोई आपको कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं या कोई ऐसी बात आपको
बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको डिग्रेड कर रहे हैं, तो आप उन्हें स्टॉप कर सकते हैं कि जो है यहाँ पर आपने मुझे इस तरह से बात नहीं करनी है। उन्हें जो है असर्टिव वे में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसको रिश्तों पे ले जाते हैं ना, अगर कोई लड़की फील करती है उसकी सास का बर्ताव थोड़ा टॉक्सिक है, वो उसको बिला वजह तनकीद का निशाना बनाती हैं, और उनके इर्द गिर्द अगर कोई लड़की ये महसूस कर रही है कि मुझ में एतमाद ही नहीं है, मैं कोई काम सही नहीं कर सकती, मेरे हर काम में कोई ना कोई गलती निकाली जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे में जो है अपनी बात को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी चीज़ों को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात कम्युनिकेट करने से काफ़ी मसले हल हो जाते हैं, और जब आप चीज़ों को उन चीज़ों को आप जब बैठकर बात करते हैं या उनके तरफ आप जब चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, आप अपने सपोर्टिव लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ों में। और इवन आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल सास का आपने बताया, तो उसमें जो है उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, और उनको बताना ज़रूरी है कि क्या चीज़ मेरे लिए काबिल बर्दाश्त है, क्या चीज़ मैं सुन सकती हूँ, या इस चीज़ को मैं किस तरीके से और अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ डिग्रेड फील करा रही है, ये चीज़ मुझे बुरा फील करा रही है, तो वो चीज़ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर यही सिचुएशन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में है, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ बहुत टॉक्सिक हैं, शक बहुत करते हैं, वही वाली बात, यू फील वेरी अनसेफ अराउंड देम, कोई भी बात की वो पलट के आपके लिए ताना बन सकती है, तब क्या करना चाहिए? ऐसी चीज़ों में उनको भी जो है इस तरह से डील करें कि उनको बताना ज़रूरी है कि देखें ये चीज़ें मेरे लिए जो है बहुत अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। ये रिलेशनशिप जो है ऐसी सूरत में अगर खुद आपस में बात करने से ना सुलझे तो उसमें प्रोफेशनल हेल्प भी ली जा सकती है, थेरेपिस्ट की हेल्प ली जा सकती है, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जा सकती है। और उनके जब कपल थेरेपी होती है या ऐसी कोई थेरेपी अवेलेबल होती है तो उसमें दोनों लोग अपने पहलुओं को देखते हैं। अच्छा, मुझे कभी-कभी लगता है वजिया कि हम बड़े हार्श हैं इन आवर जजमेंट। ठीक है, किसी के साथ अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो ये आपका राइट है कि आप अपना अहाता, बाउंड्री, सरहद, जो भी आप उसको नाम देना चाहें वो ज़रूर सेटअप करें, और अपने अंदर भी ये डिपेंडेंसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या आप माशरे से डर गए, अपने हालात से डर गए, वाई आर यू पुटिंग अप विद इट, बग़ैर उसको बताए कि ये बात आपको तकलीफ़ दे रही है या आपके लिए किसी मुश्किल का बायस बन रही है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि टॉक्सिक लोग जो इस तरह से एक्ट करते हैं, ये उनकी अपनी इनसिक्योरिटी होती है, कोई उनकी अपनी तकलीफ़ है, किस तरह होती हैं? एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगी कि जब कोई इंसान इस तरह का बिहेवियर पुट करता है या डिग्रेड करता है तो उसकी अपनी सेल्फ स्टीम या उसके अपना जो खुद एतमादी है वो अंदर से नहीं ठीक फील करते, वो खुद वो अपनी चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जो इंसान अंदर होता है वो अपना आईना बाहर दिखाता है, वो लोगों को दिखाता है, वो लोगों को बोलता है कि तुम नीचे हो, तुम जो है झूठ बोलते हो, तुम जो है उनको बुरा फील करा, उन्हें बताना कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो सारे ट्रेट्स उनके अंदर होते हैं जो कि वो खुद देख नहीं पाते, वो एक अनकॉन्शियस लेवल पर वर्क कर रहे होते हैं। सही। तो क्या अंदाज़ा होता है कि टॉक्सिक लोग दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं या वो बड़े जजमेंटल होते हैं और दूसरों को एक ख़ास अंदाज, जैसे अगर कुछ लोग कंप्लेन करते हैं ना कि भाई मेरे वालिदैन के साथ रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, वो परफेक्शनिस्ट हैं, तो यानी ये वाकई ऐसा तो नहीं, मुझे कभी कभी मैं मुखालते में पड़ जाती हूँ कि ये उनका मिसप्लेस्ड प्यार तो नहीं है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाने देखना चाहते हैं, बट उनको ये एहसास ही नहीं है कि उनके इस रवैये की वजह से आपको तकलीफ पहुंच रही है। ऐसा होता है, एहसास उनको नहीं हो पाता, बहुत डिसफंक्शनल एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहे हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि उनको उन चीज़ों से प्लेजर भी आ रहा होता है कि वो अगर किसी पर कंट्रोल हो गए तो उनका कोई चाइल्डहुड ऐसा ट्रॉमा रहता है जिसको वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हील करने की कोशिश करते हैं, पर वो हीलिंग का अंदाज जो है वो बहुत ही गैर सेहतमंद है। यानी कई दफ़ा आप देखें ना, लोग कहते हैं भाई 10 साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, मेरी कोई यानी आज और अभी की बुनियाद पे मुझे जज किया जा रहा है, मुझे क्वेश्चन कर दिया जाता है मेरे किसी भी डिसीजन को। दैट्स अ वेरी अनसेफ प्लेस टू बी। हाँ बिल्कुल, और वो सामने वाले के लिए भी जब वो ये चीज़ कर रहे होते हैं और दूसरे को कंट्रोल कर रहे होते हैं, शुरू में तो उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि सामने वाला बाउंड्री पुट करने लगा है या असर्टिव होने लगा है तो फिर वो दूसरे शिकार की तरफ जाते हैं, इट्स लाइक कि किसी और प्रे को ढूंढने चले जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे वजिया करना चाहूँगी कि जो शख्स जिसने साल क्योंकि इंसान मैंने नोटिस किया बड़ा अडेप्टिव है, हम अपना जो नया नॉर्मल होता है अब्यूज़ का अगर आप शिकार हो रहे हैं तो आप समझते हैं कि शायद यही ज़िंदगी है और उससे आप निकल नहीं पाते।
जब आप अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करते हैं आफ्टर एनी टॉक्सिक रिलेशनशिप, इसमें कितना वक्त लगता है और उस वक्त आपको क्या चीज़ याद रखनी चाहिए? उनके लिए कुछ टिप्स। बिल्कुल, उनमें इस तरह से है कि अगर कोई इंसान जो है वो ऐसे जो है रिलेशनशिप से गुजरा है या इस तरह के लोगों में रहा है, तो जब वो नई जर्नी स्टार्ट करता है, जब वो असर्टिव होना शुरू होता है, तो उसको जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो अपनी बहुत सारी मिस्टेक से लर्न करता है कि वो कहाँ कहाँ को डिपेंडेंट था, वो कहाँ कहाँ ऐसे बिहेवियर अगले बंदे की नहीं थी, आपकी भी थी। बिल्कुल, जैसे मेरे ख्याल में हज़रत हुसैन का कॉल है कि आप कहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ आप जितना देर से उठेंगे, कुर्बानी आपको उतनी बड़ी देनी पड़ेगी। तो अगर आपने साल भर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बर्दाश्त किया है वर्सेस 20 साल बर्दाश्त किया है, तो आपका अपना एटीट्यूड भी बहुत मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल, और उसके लिए हील होने में टाइम लगता है काफ़ी। जितना टाइम जो है उस रिलेशनशिप से निकलने में लगता है, तकरीबन उतना टाइम तो बिल्कुल हील होने में भी लगता है। लेकिन थैंक यू सो मच फजिया फॉर पॉइंटिंग दिस आउट टू अस। अक्सर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी हम आदी हो जाते हैं और ये हमारी एडिक्शन बन जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टिप्स अबाउट इट। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो ज़रा मौसम की तब्दीली के हवाले से दोबारा बात करेंगे। कई हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का ये पहला मौसम सरमा होगा, तो उनके लिए आप क्या तैयारी कर सकते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि कोविड का टाइम भी है और छोटे बच्चों के लिए ज़रा एहतियात ज़्यादा लाजिम हो जाती है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। हाँ जी, मौसम बदल रहा है और जहाँ बड़े इससे परेशान हैं, कभी खांस रहे हैं, कभी खुदा न खासा ऐसा महसूस हो रहा है कि आज कोई एनर्जी नहीं है, शायद फीवर की आमद है, लेकिन फिर हम मेडिसिन ले लेते हैं एंड वी आर फाइन। लेकिन छोटे बच्चे इन तब्दीलियों को महसूस नहीं कर पा रहे होते। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको नोटिस कर सकते हैं कि वो थोड़े सुस्त लग रहे हैं, अगर तो वो चलते फिरते टॉडलर एज में हैं, मगर उससे भी जो छोटे बेबीज़ हैं उनका ख्याल कैसा रखा जाए, खुसूसन उन नन्हे मेहमानों के लिए जिनका ये पहला विंटर्स होगा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ मंसूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आतिफ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मौसम तब्दील हो रहा है एंड 2020 अपने आप में बड़ा डराने वाला साल रहा है। पेरेंट्स परेशान थे पहले कोविड को लेकर, अब स्कूल्स खुल रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं उनके लिए इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें खुद अपना एहसास करना होगा। अगर घर में किसी को, बच्चे को या किसी, सबसे अगर बड़ों की बात करें, अगर किसी को बड़ों को नज़ला खांसी है जी, तो वो कोशिश करें वो छोटे बच्चों के पास ना जाएं। उनको प्यार करते हैं, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि उनको बच्चों को प्यार कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो एहतियात करें कि अगर किसी को बड़े को नज़ला खांसी है तो बच्चों के पास बिल्कुल ना जाएं, कोशिश करें अवॉइड करें। अगर जाएं तो मास्क लगा के जरूर जाएं। जैसे कोविड में हमने सीखा है कि मास्क बहुत जरूरी होता है, तो मास्क लगाएं, हाथ जरूर वॉश करें। और अगर फैमिली में किसी को हुआ है तो हम उनकी चीजें अलग कर दें जो पर्सनल यूज की चीजें होती हैं। सही। और अगर किसी को खांसी आ रही है तो हाथ रखे, अगर मास्क नहीं पहना हुआ। तो ये बेसिक चीजें होती है जो हमें घर में फॉलो करनी होती है, वरना होता ये कि अगर एक किसी को घर में नज़ला खांसी होता है तो पूरे घर में वो फैल जाता है। बिल्कुल। और बच्चों में भी ऐसे, अगर खुदा न खासा किसी बच्चे को नज़ला खांसी तो कोशिश करें पेरेंट्स उनको स्कूल ना भेजें, वो अपने घर में 2 दिन, क्योंकि इसका बहुत तेज असर होता है जो फ्लू होता है, तो वो अपने घर में ही रुके 2 दिन और बेसिक चीजें करें। पानी का इंक्रीज, वाटर, क्योंकि फ्लू का वायरस से कोई इलाज नहीं होता, इसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीट कर रहे होते हैं। तो इसमें आप वाटर इनटेक बढ़ा दें, अगर बुखार है तो उसकी पैरासिटामोल दे दें। सही। अगर कुछ नज़ला खांसी ज्यादा है तो एंटी एलर्जिक आप दे सकते हैं। अच्छा, मुझे इसमें एक बात बताइएगा डॉक्टर आतिफ, के हमारे यहाँ जिस तरह खुद हमें सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा शौक है, बट हम अनफॉर्चुनेटली यही करते हैं। छोटी एज के बच्चे जो 2 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको मेडिकेशन कैसे की जा सकती है? ख़ासतौर पर अगर हल्का सा बुखार हो तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए, पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या जैसे हमारे घर में बच्चों के बुखार की नॉर्मली सिरप होती है तो पहले उसको भी हम खुद ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं? ये ज़रा गाइड कीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा बच्चों में अगर देखें, बहुत अगर आप बच्चों किसी को हुआ है तो मेरी तो सबसे प्रायोरिटी यही है कि आप बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज एक वेट होता है और वेट से डोज बनती है। सही। हम ऐसे बच्चों को डोज नहीं दे सकते क्योंकि स्पेसिफिक डोज है, उसका वेट कितना है उस हिसाब से निकलती है। अगर किसी के 4-5 बच्चे चले, वो पहले आप पैरासिटामोल दे दें घर पे, लेकिन बुखार का अगर किसी को हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है कि आप अपने डॉक्टर को जाके फौरन दिखाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सही। और सबसे ज्यादा मैं जोर दे रहा हूँ कि लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। अगर बुखार हल्का सा किसी को होता है तो वो सेफेक्सिम जो 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है वो फौरन पेरेंट्स शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जुल्म है बच्चे के लिए। क्योंकि अगर कोई वायरल फीवर है तो वो 2 दिन में हम लोग जो पेरेंट्स को समझा रहे होते हैं
अगर किसी को बुखार है तो सबसे पहले आप थर्मामीटर से चेक जरूर करें। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। अक्सर हमारे घरों में हमारे फर्स्ट एड बॉक्सेस में थर्मामीटर्स नहीं होते और माएँ या घर के बड़े अफराद बच्चों का अंदाजे से देख रहे होते, बस माथे पे हाथ लगा के देखा गर्म हो रहा है तो बुखार है। ये इस प्रैक्टिस को भी मेरे ख्याल में रेमेडी करने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा पेरेंट्स को मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी मुझसे बात करते तो मैं कहता हूँ आप पहले थर्मामीटर से चेक तो करें कि उसको बुखार है या नहीं। गर्मियों का सीजन होता है, आपको पता है, कोई बच्चे आए बाहर से, उन्हें लगता है बुखार है, वो मेडिसिन शुरू कर देते हैं और सबसे ज्यादा जो दुख है वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो एक आपकी तरफ से जो बहुत अहम मेरे ख्याल में यहाँ पे बात लोगों को जा रही है कि घर में थर्मामीटर जरूर रखें। छोटा बच्चा अगर नज़ला जुकाम की और ख़ास तौर पे अगर आपको खदशा है कि वो फीवर है उसको, तो उसका जो टेम्परेचर है वो नाप लें और उसके लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करें। खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें बच्चे को, उसको दिखाएं और एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब, और छोटे बच्चों का जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं जो बिल्कुल शीर ख्वार बच्चे हैं, जो बेबीज़ हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनकी ज़रा 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। एक तो नंबर 1 ये कि जब बुखार चढ़ना शुरू होता है या उनकी तबीयत ख़राब होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, न्यू बॉर्न जितने बच्चे छोटे होंगे ना, अगर किसी को बुखार होता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन न्यू बॉर्न में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर किसी को बुखार है, छोटे बच्चे को आपने थर्मामीटर से देख लिया, तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं, वो देखिएगा कि क्या करना है। यूजुअली पैरासिटामोल ड्रॉप्स होते हैं वो बच्चों को दे रहे होते हैं और फिर उसमें देखना होता है बच्चे को कि फीड कैसे ले रहा है। अगर बच्चा फीड ले रहा है तो उसका मतलब है कि अभी हम उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बच्चा फीड ना ले तो ये बहुत ही ज्यादा हमें परेशान वाली बात हो जाती है। तो न्यू बॉर्न में एज ए मेडिसिन हम ऐसे स्टार्ट नहीं करते, फिर कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो अगर जितने छोटे बच्चे और खुदा ना खास्ता बुखार हो रहा है तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। छोटे बच्चों में तो कोई रिस्क नहीं है मेडिसिन का, आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है बच्चे को अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो फर्स्ट जिनका बेबी होता है, जो तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हमें करना क्या है और डिफरेंट उनको मैसेजेस मिल रहे होते हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो बेसिक चीजें याद रखें। सबसे पहले तो हाइजीन। सही। हाइजीन आपको बहुत ख्याल रखना है। जब न्यू बॉर्न बच्चों के पास जाना है तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और सबसे पहले तो इतना लोगों से उसको मिलने ना दें, कोशिश करें कि अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम सवाल ये, तो जो हमारी स्टैंडर्ड एहतियात है हमने रखनी है कि अगर बहुत छोटा बच्चा है यानी 1 साल से कम उसकी उम्र है तो उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उसकी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। जो कॉमन अलामात होती हैं, 1 साल से कम उम्र बच्चा अगर उसकी नाक बंद है और उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो वो बहुत ज़ाहिर सी बात है अनकम्फर्टेबल हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है। इतने छोटे बच्चे की अगर स्टफी नोज हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें वही मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोई डेंजर साइंस बता दूं जो आपको बहुत ख्याल रखना है। जो इमरजेंसी है उसमें ये होता है कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नज़ला खांसी हो रहा है और उसकी ये नेजल फ्लेयरिंग हो रही है, ये 3 ऐसे साइन है जो आपको फौरन हॉस्पिटल लेके जाने हैं। जिसकी नेजल फ्लेयरिंग जो नतने फूलने हम कहते हैं, ये अगर खुदा ना खास्ता हो रहा है या सांस बहुत तेज चल रहा है और पसलियां चल रही है जिसको उर्दू में कहते हैं, और ये सब इंटरकोस्टल रेस्ट्रिक्शंस जिसमें आ रहे हो बच्चों में, तो ये इमरजेंसी साइंस हैं। ये आपको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है और वो फौरन हॉस्पिटल में ट्रीट होने। तो ये डेंजर साइंस होते हैं जिसको आपको ख्याल रखना है। बाकी देखें, अगर बच्चे हैं आप उसको बेसिक चीजें, मैंने कहा ना वायरल होता है, 2 दिन तक हम ऐसा वायरल को ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ पैरासिटामोल दे रहे होते हैं। 2 दिन तक हम कहते हैं फीवर आप मॉनिटर करो। अगर आप पैरासिटामोल दो, हर 4-4 घंटे बाद आप उसको दे सकते हो पैरासिटामोल, और 2-3 घंटे बाद आप बुखार चेक करें। फौरन बुखार चेक ना करें, जब मेडिसिन में कुछ असर हो जाए उसके बाद आप फीवर चेक करें। बिल्कुल सही। और साथ साथ आप देखें स्टीम दे सकते हैं छोटे बच्चे को, अगर फीवर नहीं है तो आप स्टीम दें। वाटर इनटेक बढ़ा दें अगर बड़ा बच्चा है। छोटे बच्चे को स्टीम कैसे एडमिनिस्टर की जाएगी डॉक्टर साहब, इस पे थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। थोड़ा सा अगर बड़ा बच्चा है तो वो उसको बहुत सारे आजकल तो मशीन्स आ गई हैं, वरना तो लोग हम जब उनको आसान अल्फाज में समझाते थे कि जी वो पानी गर्म करके नीचे रखें और बच्चे को ऐसी गोद में रखें, वो प्रॉपर एक तरीके होते हैं। वो बच्चे के साथ साथ फिर जो भी पेरेंट है उसको भी थोड़ी सी भाप लेनी पड़ती है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि ये जो थोड़ा ड्राई मौसम आजकल आ रहा है तो अच्छा मेरे ख्याल में ये एक ऑप्शन होगा कि आपके कमरे में कोई ह्यूमिडिफायर हो, या जिस तरह अगर आपने पानी उबाल के रख ले तो थोड़ी सी भाप कमरे में अगर आपके पास हो। आखिरी सवाल डॉक्टर आतिफ आपसे करना चाहूंगी, ये एहतियाती तौर पर जो पेरेंट्स करते हैं और इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर बच्चे की उम्र 1 से 2 साल के बीच में या 2 साल से कम
उम्र बच्चा है तो रात को सोते हुए उसको कितनी लेयर्स कपड़ों की हम पहनाएं आजकल, जबकि स्पेशली वेदर बदल रहा है। देखिए बिल्कुल ये इसमें देखें ख्याल करें कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वही बच्चे का बॉडी टेम्परेचर, उसमें सिर्फ 1 डिग्री अगर आपको सर्दी जैसे लग रही है तो समझे बच्चे को 1 डिग्री ज्यादा लग रही होगी, अगर आपको गर्मी लग रही है तो बच्चे को 1 डिग्री कम लग रही होगी। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर रखें। अगर आप घर ज्यादा सर्दी है तो आप सिर्फ हीटर यूज करें, लेकिन वो डायरेक्ट कभी भी बच्चे पे नहीं होना चाहिए। तो हमेशा जैसे कहा जाता है हम जितनी लेयर्स पहन रहे हैं उससे 1 लेयर ज्यादा बच्चे को पहना दें, यानी अगर आपने नॉर्मल अपना नाइट सूट पहना हुआ है तो बच्चे को बेशक बनियान के साथ पहना दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एहतियाती तदाबीर और टिप्स थी ये, आई होप कि आप इसका जरूर फायदा उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा 1 घंटे में नज़र डालेंगे इस वक्त की सियासी डेवलपमेंट्स पे। थ्रू आउट आपने देखा कि बड़ी गहमा गहमी है और लोग इस वक्त ये बात को ज़ेर बहस लाए हुए हैं कि किसका पलड़ा भारी नज़र आता है, हुकूमत का या तमाम अपोजिशन जमातों का, जो एक साथ होकर हुकूमत का अपना मंशूर याद दिला रही हैं और कह रही हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सवाल ये भी है कि इस वक्त ये जो गहमा गहमी है, जो सियासी इस वक्त हम एक्टिविज़म देख रहे हैं, क्या इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मौजूदा हुकूमत को हटाना है? और अगर हटाने के बाद ये इनमें से कोई आता है तो ऐसा लगता है ये एक बड़ी लूज सी अलायंस है। इसमें कितनी गहराई है, कितनी इसमें ये कितनी मुस्तहकम है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। ख़ास तौर पे कल के वाक़यात के बाद, क्योंकि इतवार के रोज़, इतवार की शब जो एक पावर शो अरेंज किया अपोजिशन जमातों में, उसमें नज़र ये आया कि जब मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर मज़ार कायद पे पहुँचे तो उनके जो जिस तरह उन्होंने अपने आप को वहाँ पे कंडक्ट किया वो लोगों को गिरा गुजरा। कई लोगों ने इसके ऊपर शिकायत की, सोशल मीडिया पे भी ये बात ज़हर बहस आई और फिर कहा यह जा रहा है कि एक मुद्दई की रात को कंप्लेन करने की वजह से आनन फानन एक्शन होता है और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अमल में आती है। इसके बाद भी कई निकात पे लोग उलझ के रह गए। लोगों ने कहा कि नहीं जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मामला ये नहीं था कि एक मुद्दई था और हरकत में आए हों, बल्कि इसमें मामलात कुछ और भी थे। यहाँ तक कि सिंध हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने भी इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है। ये सारा मामला क्या बना, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, सबसे पहले इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मज़ार कायद के अहाते में नारेबाजी कैप्टन सफदर को महंगी पड़ गई। कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर अहाते में वोट को इज्जत दो के नारे लगवाए। कारकुनान ने भी खूब जवाब दिए। मज़ार की बेहुरमती के खिलाफ कराची के शहरी वक्कास अहमद खान ने ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके मुताबिक मरियम सफदर के साथ कैप्टन सफदर और 200 अफराद मज़ार कायद आए। कैप्टन सफदर मज़ार की ग्रिल फैलाकर अंदर दाखिल हुए और नारेबाजी शुरू कर दी। उन्हें रोकने की कोशिश की तो कैप्टन सफदर आपे से बाहर हो गए और उन्हें और उनके साथियों को जान से मारने की धमकियां दी कि तुम क्यों बीच में आ रहे हो। FIR के मुताबिक कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की और मज़ार के तकद्दुस को पामाल किया। मज़ार के अहाते में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हुए अपने 200 साथियों के हमरा रवाना हो गया। बानी पाकिस्तान बाबा कौम के मज़ार पर अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, इस तरह की मिसाल हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो, लोगों ने इमरान खान साहब को भी याद करवाया कि जब कराची में उनका जलसा था तब भी बहुत सारे लोग अंदर पहुंचे थे। लेकिन अगर आप उस वीडियो को भी बगौर देखते हैं, जो कि मेरे ख्याल में 2013 या 14 की है, उसमें भी आप देखें कि उनके साथ आने वाले लोगों ने, उनके हामियों ने नारेबाजी तो की, लेकिन इस तरह की हमने कंडक्ट नहीं देखा। कोई ग्रिल फैलान के अंदर की तरफ नहीं आया और बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके से मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने एक तरह से रिस्पेक्ट्स पे करते हुए ही हैड मेड एन एग्ज़िट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई आउट ऑफ प्रोपोर्शन था सिंध हुकूमत का या पुलिस का ये एक्शन? जो दफ़ात लगाई गई उस पर एक रिएक्शन यकीनन अपोजिशन का भी सामने आया। मरियम नवाज साहिबा ने भी कल प्रेस को एड्रेस किया और उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी, ये कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई थी, किस तरह बगैर किसी रोक टोक के वो दरवाजे के तोड़कर उनके रूम में घुसाए और उनके इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिनकी सिंध में हुकूमत है, उन्होंने कंप्लीट लाताल्लुकी का इजहार किया है। सवाल ये भी पैदा होता है कि सिंध हुकूमत की शामिल हुए बग़ैर ये गिरफ्तारी, ये इतना बड़ा स्टेप कैसे हो सकता है? ये मुंतज़िम, ये इंतज़ामी उमूर बिलाखिर किसके हाथ में है? आइए आपको सुनवाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस को एड्रेस करते हुए क्या बातें की।
तो कोई ऐसा नारा नहीं है जिससे किसी की बेहुरमती होती हो। ये तो वही इरशादात हैं जो कायदे आज़म ने खुद फरमाए थे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से किसको डर लगता है और मादरे मिल्लत जिंदाबाद से किसको डर लगता है। जिन्होंने फातिमा जिन्ना से लेके आज नवाज शरीफ तक मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अवाम के, उनको गद्दार डिक्लेयर किया। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो। एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। उनको गिरफ्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या PDM में दरार आ जाएगी तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं। हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। ताकत के नशे में अंधे होते हैं तो फिर आप ऐसी गलतियाँ करते हैं। क्या खेल खेला गया? ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन यानी अगर मरीम नवाज साहिबा की बात की जाए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, वो इन मामलात को डिफ्यूज़ नहीं करना चाहते। दोनों की पोजीशनिंग इस वक्त काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी जाहरियत का मुजाहरा किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त भी टफ़ टाइम देने के लिए तैयार है। साफ साफ इंदिया दिया जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि नया पाकिस्तान के साथ साथ अब एक नया इमरान खान देखेंगे। लेकिन क्या इस वक्त हुकूमत वक्त बौखलाहट का शिकार है? जो कि अपोजिशन के जितने हामी हैं उनका मानना यही है कि इस तरह की तमाम चीज़ें यानी कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, जो कि लोगों को पता था कि ज़मानत हो ही लेकिन इसने इनको एक काफ़ी सादा स्क्रीन टाइम भी दिया, मीडिया टाइम भी दिया। थ्रू आउट आपने देखा कि मीडिया चेस करता रहा। बीच में चहमगोइयाँ ये भी शुरू हो गई कि शायद मरीम नवाज साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस प्रेस टॉक में आपने देखा कि उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड लेते हुए कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे आओ गिरफ्तार करो। अब जी इस पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या आपको लगता है कि PMLN ने खुसूसन कैप्टन सफदर ने अपने आप को सही तरह से कंडक्ट नहीं किया एट मज़ार कायद? ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो विजुअल्स आपने अपनी स्क्रीन पे देखे जब वो ग्रिल को फैलाकर मज़ार के अंदर मौजूद वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे और वहाँ पे एक तरह से जो क्राउड का जोश था उसको गरमा रहे थे, क्या ये दुरुस्त है? क्या ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल है? इस पर हम बात करेंगे। कॉल्स के लिए लाइन हमारी खुली है, नंबर आपके सामने है। मुझे बताया जा रहा है कॉलर हमारे साथ हैं, क्या उनसे हम बात कर सकते हैं या ब्रेक की तरफ बढ़े? हम पहले अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ते जी, वापस आएंगे। इसके अलावा हमारे पास तमाम ही पॉलिटिकल जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। उसमें बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक जी। सवाल आपके सामने है, क्या आपको लगता है कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, अलायंस है, वो काफ़ी लूज़ है, काफ़ी कमज़ोर है और हो सकता है आने वाले दिनों में हम रास्ते जुदा जुदा देखें? और अगर इनका हदफ एक भी है तो वो हदफ एग्जैक्टली क्या है? क्या इसका मकसद, इस अलायंस का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया जाए, गिराया जाए, या फिर इसका मकसद ये है कि उनके मंशूर को याद दिलाया जाए और उन पर प्रेशर बिल्ड किया जाए कि मुल्क की महंगाई और आम आदमी के मसाइल को वो एड्रेस करें? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहिबा जिनका ताल्लुक PMLN से है और तैमूर तालपुर साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ही इस वक्त सरगर्म कारकुनान हैं और इसके अलावा सीनियर मेंबर्स हैं दोनों पॉलिटिकल जमातों के। तैमूर साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, लाताल्लुकी का इजहार किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ने कल की गिरफ्तारी के अमल से, लेकिन फिर इंतज़ामी उमूर किसके हाथ में है? क्या ये मुमकिन भी है कि सूबाई हुकूमत की नॉलेज में ना हो, उनको कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की इस तरह गिरफ्तारी अमल में आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहली बात तो ला ताल्लुकी की बात तो मेरे ख्याल से गलत होगी, क्योंकि हमें पता था कि PTI के कुछ जो खास नोन शख्सियात हैं, नोन लैंड ग्रैबर्स हैं, नोन मनी लॉन्डर्स हैं, हलीम आदिल शेख टाइप, वो उस दिन जिस दिन जलसा था उस दिन बैठे हुए थे शाम से लेके रात के 10 बजे तक थाने के ऊपर एक फेक गलत झूठी FIR कराने के लिए मरीम नवाज साहिबा पे और सफदर साहब पर। तो वी हैड दैट इन व्यू एंड वी वर कॉन्टैक्टेड बाय द पुलिस के भी इस किस्म का कोई कंप्लेन आई है और ये कुछ PTI के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो चाहते हैं FIR काटना। तो सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि आप पूछवाएं जरा कि क्या हकीकत है, कोई FIR काटना चाहते, कोई बेस है, कोई हकीकत है, या इज इट जस्ट अ फेक FIR? तो
हमें खुद ही इन्वेस्टिगेट करके पुलिस ने कहा कि जी जो FIR काटना चाह रहे हैं उसमें कोई सदाकत, कोई हकीकत नहीं है, इट्स अ फेक एंड फॉल्स FIR दे लॉन्च। एंड द सिंध गवर्नमेंट गेव इंस्ट्रक्शंस राइट अवे कि भाई कोई इस किस्म की FIR किसी भी हालत में नहीं होगी, एंड इट वाज एग्रीड अपॉन। अब ये तो सुबह को 4, 5, 6 बजे कैसे IG साहब किडनैप हो गए, कहाँ चले गए, कौन से प्रेशर में IG साहब आ गए, दैट द IG हैड टू गिव परमिशन फॉर दैट FIR टू बी लॉन्च्ड, एंड देन ही वाज आल्सो कन्विंस्ड कि पुलिस ने ही जो है सो अरेस्ट भी करना है। पहले कहा गया था शायद उनको कि अरेस्ट वो नहीं करेंगे, अरेस्ट दूसरे इदारे करेंगे, पर वो भी उनको ही करना पड़ा। तो इट्स अ वेरी सैड अफेयर। लेकिन तैमूर साहब सवाल ये पैदा होता है जो आपने कहा कि फेक FIR, कुछ दफात के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह उसमें एक दूसरे पे कत्ल की या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जो धमकी है उसका शायद कोई सिरा नहीं मिल रहा, लेकिन जो मज़ार की तक़द्दुस की पामाली वाला मामला है उसके लिए तो वीडियोज़ हैं और लोगों ने उस पर एतराज़ात किए हैं। क्या इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर यू फील कि ये FIR में सदाकत नहीं है, लेकिन वीडियोज़ तो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया में जिसमें बड़ा क्लियर है कि कैप्टन सफदर वो ग्रिल फैलाकर मज़ार के अहाते के अंदर थे और वहां पे नारेबाजी हो रही थी। दो चीजें इसमें सिद्रा, पहली बात तो ये है कि FIR किस चीज की कटी है जी। जो FIR कटी है उसमें तो दिखाया गया कि धमकियां दी हैं किसी वकास नामी शख्स हु इज हिमसेल्फ नोन लॉन्डरर, और उस पर खुद पे FIRs कटी हुई हैं। वो खुद पुलिस को मतलूब है जिसने FIR काटी है उस पर, और ये FIR नहीं काटी कि वो कहाँ पर आए कैसे, FIR इस चीज पर काटी कि उसने मौत मार धमकियां दी उस वकास नामी शख्स को। तो बेसिकली द FIR डिड नॉट स्टैंड एनीथिंग, इसलिए कोई उसकी स्टैंडिंग नहीं थी। दैट इज व्हाई दे वर गिवन बेल by the respectable honorable courts, वरना थैंक यू फॉर दैट क्लैरिटी। ये बड़ा अहम था कि लोगों से कहें, और बार बार बात मरियम साहबा ने भी यही की कि जो केस दायर किया गया है, जो मुद्दई है उसकी बात में कोई सदाकत या बेस नज़र नहीं आता। उस्मा साहबा आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी, लेकिन सोशल मीडिया में ये जो वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, अब ये बहस बराए बहस हो रही है या आपको वाकई लगता है बहैसियत सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मज़ार क़ायद पे जिस किस्म का रवैया था, जो कॉन्डक्ट था, उसमें आपको कोई बात काबिल एतराज़, काबिल मुज़म्मत लगती है? आप पर्सनली इस इशू पे कहाँ स्टैंड करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे हैरत यह है कि हमारी मुहब्बुल वतनी कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, अगर उनके सामने वोट को इज्जत होकर रोना ना रोएं तो कहाँ जाके रोएं। अगर मादरे मिल्लत को ट्रिब्यूट जो है वो कायदे आज़म के सामने उनको ना दें तो कहाँ दें। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मादरे मिल्लत को ट्रिब्यूट देने पर जो है वो हुकूमती पार्टी इतनी सीखपा क्यों है। वही लोग सीखपा हो सकते हैं जो मादरे मिल्लत के ख़िलाफ़ रहे हैं हमेशा, और मादरे मिल्लत खुद वहाँ मौजूद हैं उस प्रेमिसेस के अंदर, उनकी भी वहाँ पे कब्र मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि मुझे हैरत यह है कि आपको इमरान खान साहब क्यों नहीं याद रह रहे। 2018 के इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी जो हुल्लड़बाजी हुई, हमने तो वहाँ पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे नहीं लगाए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन कैंपेन के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगाए थे उस मज़ार के ऊपर। तब बेहुरमती नहीं हुई थी, तब हुब्बुल वतनी कहाँ चली गई थी। और फिर ये तो हुब्बुल वतनी की आप बात कर रही हैं, यकीनन कायदन का मज़ार जो है वो बहुत हमारे लिए एक मुक़द्दस जगह है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि रोज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी और खाना काबा के ऊपर भी जो है वो PTI जो है वहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ और इमरान खान के लिए नारे लगाती रही है। शायद काश हमारे लोगों को ये भी याद रह जाता। आप क्या कहेंगे उस्मा? ये बात आपकी बड़ी अहम है, लेकिन इसकी वजह से और कल इस गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि लोगों ने इस इत्तेहाद पे जो आपका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त इत्तेहाद है PMLN का, उस पर भी लोगों ने सवालात उठाए। पब्लिसिटी स्टंट माना जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि वाज़े रहे कि इससे बिलावल भुट्टो साहब ने भी लाताल्लुकी का इजहार किया है और इससे इत्तेहाद को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मामले को कैसे देखती हैं आप? लेकिन लोगों ने कहा है कि दरार पड़ चुकी है। शायद ये ख्वाहिश तो हो सकती है, कुछ लोगों की कोशिश भी हो सकती है सही, लेकिन ये ख्वाहिशात और कोशिशें पूरी होंगी नहीं। पहली तो बात यह है कि ये बहुत ही थर्ड क्लास गेम की है हुकूमत ने। एक बहुत छोटी हरकत, वो जैसे वो मोहल्ले में नहीं लड़ाने के लिए दो घरानों को जो है वो एक बीच में से एक काम करते हैं, ये उस टाइप की हरकत करने की कोशिश की है। IG साहब को अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और ये हमारी हर उस बात को इनके एक्ट्स तकवीयत देते हैं जो बात हम कहते हैं।
हम कहते हैं सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, हम कहते हैं कि इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए, लेकिन ये ऐसी हरकतें करते हैं कि जो हम कहते हैं उस पर मोहर सख्त होती है। तो ये अब सबके सामने है कि जो है वो कैसे आईजी साहब जो है उनको प्रेशराइज किया गया और एफआईआर दिलवा कर ये गिरफ्तारी कराने की कोशिश की गई। अच्छी बात है, अगर सिंध हुकूमत इसको जो है वो देखेगी तो अच्छा है, और इसके फैक्ट्स ज़रूर कौम के सामने आने चाहिए। तैमूर, यही बात आपकी तरफ लाना चाहूँगी। आपने खुद कहा कि इट वॉज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, और जैसा अभी उज़मा साहिबा कह रही हैं, इस पे तो बस सवालात सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और उसकी रिट पे भी उठते हैं कि भाई आईजी पुलिस की किडनैपिंग हो जाती है। किस तरह इसका नोटिस लेगी सिंध हुकूमत, और अब आपको उनका अगला लाएअमल क्या होगा? ये तो हमें गौर से सोचना चाहिए कि क्या इसकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिट पे चैलेंज हो रहा है, या जो जिस तरह से वफाक सिंध के ऊपर काबिज होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट मेडल दीज वेज इन द अफेयर्स ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ सिंध कैन नॉट बी हरास्ड, ही कैन नॉट बी टेकन कंट्रोल ऑफ एंड फोर्स्ड टू अलाउ एन एफआईआर। तो मेरे ख्याल से ये सिंध की काबिलियत पर कोई निशान नहीं आ रहा, ये वफाक की काबिलियत पर, वफाक की ओवर हैंडनेस पर मेरे ख्याल से आ रहा है, क्योंकि एक गलत अमल हुआ। देखें, मरियम नवाज साहिबा वाज द गेस्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अगर उनके मेहमान को इस तरह से अरेस्ट किया जाता है, एक झूठी एफआईआर होती है, तो काबिले मजम्मत है, हम शर्मिंदा हैं, उसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है। पर एक तो एफआईआर कटनी, गलत एफआईआर कटनी, दूसरा अरेस्ट करने का तरीकेकार। मरियम नवाज इस कौम की बहन है, उसके लिए इज्जत और एहतराम है। सिंधी लोग, क्या आपको लगता है तैमूर ये इंडिया है जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने आखिरी एड्रेस में जो इस वक्त उन्होंने टाइगर फोर्स की इफ्तिताही तकरीब में किया था हफ्ते के रोज़, उन्होंने कहा कि जी नए पाकिस्तान के बाद अब आप एक नया इमरान खान देखेंगे, और वो काफ़ी अग्रेसिव और जारियत वाला स्टांस लिए हुए हैं। क्या ये आपको लगता है कि इस सिलसिले की एक कड़ी है, ये एक नई पोजीशन ली है वफाकी हुकूमत ने? इट्स वेरी क्लियर। पहली बात तो मेरे ख्याल से बहुत दुख की बात है जो इंसिडेंट पेश आया सफ्दर अब्बासी साहब के साथ या मरियम नवाज साहबा के साथ, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है खुशी की बात है कि पीडीएम ने जो सोचा था, जो काम वो करेंगे 6 महीने में बुखलाहट का शिकार हो जाएगी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक गुजरावाला के जलसे के बाद आप हालत तो देखें इमरान खान की। लुक एट द प्राइम मिनिस्टर। तैमूर, आप कहते हैं कि जो एक डिजायर्ड इफेक्ट था, इम्पैक्ट था इस पीडीएम का, वो नजर आप लोगों को आ रहा है, इसको आप बड़ी एक कामयाबी मानते हैं। लेकिन फैसल जावेद साहब इस बारे में क्या सोचते हैं? कल उन्होंने बाकायदा मुबारकबाद भी दी। सेनेटर फैसल जावेद पीटीआई के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने खिताब का आगाज़ किया मुबारकबाद देते हुए सिंध हुकूमत को कि क्या ज़बरदस्त मेज़बानी के फ़राइज़ आपने अदा किए, और उनका इशारा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की तरफ था। अस्सलाम वालेकुम फैसल, किस तरह देखते हैं? उन्होंने कहा कि वफाक मदाखलत कर रही है सूबाई मामलात में, ये तैमूर तालपुर साहब का कहना है, आप इसको कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, सुबह बखैर, और बड़ी माजरत चाहता हूँ कि थोड़ी देर होगी प्रोग्राम में आने में, बहुत बहुत आपसे मैं माजरत चाहता हूँ। दूसरा, सिंध को पूरा क्रेडिट जाता है, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं 2 हवालों से। एक तो बहुत ही कमाल की मेहमान नवाजी की है, हक अदा किया है, और दूसरा कानून की बालादस्ती जो है जिसकी मरियम बात कर रही थी अपनी स्पीच में भी, वो बहाल की है, कानून की बालादस्ती सिंध के अंदर। तो दोनों लिहाज से सिंध वाले जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक तो हैं। फैसल, आप क्या समझते हैं कि ये इत्तेहाद कायम रहेगा, या ये एक के बाद एक जो हम खबरें सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का एड्रेस हो सकता है अगले पावर शो में ना करवाया जाए, फिर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी जिस तरह अमल में आई है, क्या आपको लगता है पीडीएम का ये जो अलायंस है ये देरपा है, ये मजबूत है? बिल्कुल भी मजबूत, ये फोका सा अलायंस है, और दिन ब दिन इसके अंदर दरारें पड़ रही हैं, दिलों के अंदर तो पड़ चुकी हैं, अब सामने आना बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता एक तो पार्टीज के अंदर दरार है, फिर नून लीग के अंदर एक दरार है बहुत बड़ी, एक नून लीग लंदन है, एक नून लीग पाकिस्तान है। तो ये चिकना चूर होने वाला है पूरा इत्तेहाद भी, और आए दिन आप देख रहे हैं इसके अंदर मजीद से मजीद जो है वो इनके बीच दूरियां आहिस्ता आहिस्ता
आ रही हैं। कितनी कामयाबी की उम्मीद है? लोग बार बार कोट कर रहे हैं वजीर आजम साहब का खिताब, उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तहैया कर लिया कि उनकी तमाम तर कोशिशें मरकूज होंगी नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए। कल हमने देखा कि लंदन के 2 अखबारों में इश्तिहारात भी वाजे कर दी गए, उनको इश्तिहारी मुजरिम भी करार दे दिया गया। कितनी इसमें कामयाबी की उम्मीद है और अवाम इसको कैसे एक्सपेक्ट करे कि कब तक वतन वापसी हो सकती है नवाज शरीफ साहब की? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा सदरा कि ये पूरी कौम की यही ख्वाहिश है, सबकी नजरें लगी हुई हैं कि किस वक्त वो वापस आते हैं। इस पे टाइमलाइन देना तो इतनी आसान बात नहीं होगी, लेकिन ये है कि इस पे पूरी तरह से जो कोशिशें जारी हैं और कानूनी चाराजोई करके उनको वापस लाया जाएगा। और इस सिलसिले में फरोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो तेजी से काम कर रहे हैं। अच्छा, यही सवाल अगर मैं उज़मा के पास ले चलूँ, उज़मा पूरी तरह कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इनको वापस आने की। इसके अलावा ये भी तनबीह कर चुके हैं कि अब कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई VIP जेल नहीं होगी, आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाएगा। क्या नवीद है आपके पास? आपको लगता है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी, वो कोर्ट्स को फेस करेंगे, ये उनका अपना ज़ाती फैसला होगा, या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कोशिशें रंग लाएंगी? हाँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। ये कोशिश कर चुके हैं। इसहाक डार साहब के खिलाफ भी बरतानवी अदालत में गए थे, सलमान शहबाज के भी खिलाफ गए थे, और अभी आज ही बरतानवी 2 अखबारात जो हैं उनमें मियाँ साहब के जो है वो इश्तिहारात छपवाने से जो है मना कर दिया गया, और UK की गवर्नमेंट जो है उन्होंने उनके वारंट्स जो हैं वो भी सर्व कराने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि ये सियासी मुकदमात हैं। तो ज़रा इसको ज़हन में रखा करें कि वो एक सियासी कैदी हैं, और एक सियासी कैदी जो बहुत कीमती है इस मुल्क के लिए, जिसने इस मुल्क को बहुत सर्व किया है, उसकी ज़िंदगी हम इन जैसे बुग़्ज़ से भरे हुए और जो हसद में अंधे लोगों के लिए तो जो है वो रिस्क में नहीं डाल सकते। लेकिन यकीनन उनका मुल्क है, उनको वापस आना है। तो ये बात तो चले अच्छी हो गई कि 2-2.5 साल में नया पाकिस्तान तो नहीं बना, लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर ने इमरान खान को नया बना दिया। देख लेते हैं कि नया इमरान खान क्या कर लेता है। हम यही हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये गीदे भपकिया किसी और को जाके दे। हमने बड़ा इमरान खान को देख लिया है, अब इमरान खान को जो है वो आवाम को देखना है, हमें नहीं। तैमूर, ये बड़ा एक कलीदी नुक्ता बना हुआ है। आपने फैसल साहब की भी बात सुनी, उज़मा साहिबा का भी इस पर स्टांड सुना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या सोच रही है? नवाज शरीफ साहब को क्या फौरी तौर पे वापस आके कोर्ट्स को फेस करना चाहिए? इमरान खान साहब इसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं? आपकी इस पर क्या राय है? बिफोर आई टेक अ ब्रेक। बात की मेरे भाई ने, तो इनको जो मूव पड़ी है ना वो अनगिनत और जबरदस्त किस्म की पड़ी है। दे ट्राई टू ब्रेक PDM by doing a drama in the Sindh government. So they have made PDM much more stronger. हमारा इत्तेहाद और ज़्यादा मजबूत हो चुका है, हमें और ज़्यादा एक दूसरे पे एतमाद और भरोसा हो गया है, जो अब ये नहीं तोड़ सकते। What could they do? What did the federal government do? जबरदस्ती के FIR करा दी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो अपना शाम को जो बेल मिल गई सफदर साहब को, तो this is a big slap on the face of PTI government. I must say it very clearly and openly. Secondly, मेरे ख्याल से अगर नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है और उनके डॉक्टर्स उनको इजाजत नहीं दे रहे आने की, तो ऑफ कोर्स ही विल टेक हिज टाइम टू कम बैक। ठीक है जी, तैमूर इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन डिफरेंस है जी, कहा जा रहा है कि जो इनके टेकन, इन्होंने इजाज़त ली थी पाकिस्तानी अदालतों से बाहर जाने के लिए, तो इनका केस इसहाक डार साहब से और अल्ताफ़ हुसैन से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन क्या कामयाबी हो पाएगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदेगान थे उनका मानना ये है कि ये इत्तेहाद, अपोजिशन का इत्तेहाद पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुस्तहकम है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुछ अरसे पहले की बात कर लें, जब इलेक्शनरिंग की कैंपेनिंग का ज़माना था, एक नहीं कई दफ़ा, और वैसे भी आइडियोलॉजिकल वाइज अगर देखा जाए तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल हैं, इनकी आइडियोलॉजीज़ मैच नहीं करती हैं और एक दूसरे के हरीफ, रिवायती हरीफ भी माने जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि इनका ये अलायंस देरपा नहीं है। उस्मा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक और चीज़ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस पर बड़ा एम्फसाइज़ किया है, ज़ोर दिया है कि अदालतें अपनी कार्रवाई, अपने काम ज़रा जल्दी जल्दी निपटाएँ, केसेस को हल करें, उनके लिए जो सपोर्ट हुकूमत की तरफ से चाहिए वो उनको दी जाएगी। क्या आप समझती हैं कि जब ये बाकी सियासी केसेस खुलेंगे तो कई केसेस ऐसे हैं जो PMLN ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी दायर किए थे, उनका फिर क्या होगा और उस ऐसी सूरत में फिर ये अलायंस कैसे आगे बढ़ेगा?
फिर से वही पीडीएम का अलायंस। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सिद्रा ये आपको इतना शौक क्यों हो रहा है पीडीएम का अलायंस जो है वो ख़त्म करने की। ऐसे कतन नहीं हो सकता। एक तो ये अपनी मालूमात भी दुरुस्त फरमा लीजिए कि ये तमाम केसेस जो हैं ये पीटीआई की हुकूमत ने बनाए हैं हमारे खिलाफ। वो चौधरी शुगर मिल का केस हो, वो ये साफ पानी, आशियाना, ये सब इन्होंने केसेस बनाए थे। पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ कोई केस नहीं है। और उनके ऊपर मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इसी स्पीड के साथ जो है वो मालम जब्बा का भी और हेलीकॉप्टर इमरान खान का केस जो है, बीआरटी और बहुत जो है वो हमारा फॉरेन फंडिंग केस मशहूर ज़माना 5-7 साल पुराना, जिसके अंदर जो है वो पता नहीं किस किस ने काहे के लिए पैसे दिए हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते रहे। तो ये तमाम बहुत खुशाइंद है जी। हम चाहते हैं कि ये जो चोर डाकू का नैरेटिव जो इन्होंने बहुत अरसा चला के देख लिया, उसको खैर अवाम तो समझ चुकी है। मीडिया के लिए अच्छा होगा अगर जो है वो उसके ऊपर अदालती फैसले आएंगे। मुझे खुशी और फ़ख्र है ये कहने में कि जहाँ जहाँ हमारे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जिस अदालत में गए हैं हमें वहाँ रिलीफ मिला है और अदालतों ने अपने फैसलों में लिखा है कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन के खिलाफ, आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, ये सब मेरे अल्फाज नहीं है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में लिखा है। सो हम वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा होगा। आपने कहा कि तमाम केसेस को खुलना चाहिए, बड़ा अच्छा होगा। और आपकी भी राय वही है जो तैमूर साहब ने कहा कि ये पीडीएम बड़ा इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, मुस्तहकम है। फैसल ये तो नहीं मानते इस बात को कि इनमें कोई दरार है या आने वाले कल में इनमें कोई दरार पड़ सकती है। आप क्या समझते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि जी मैंने 11 साल पहले प्रेडिक्शन कर दी थी ये सब एक साथ हो जाएंगे। लेकिन अहम बात ये है और मेरे ख्याल में जो अपोजिशन का नैरेटिव इस वक्त है कि अवाम, पाकिस्तानी अवाम बहुत मुश्किल में है, महंगाई हद से ज़्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि 1 साल के अंदर 7 अरब का कर्जा ले लिया गया। तो उन्होंने कहा ये चोर डाकू का नैरेटिव है, सिर्फ एंटी करप्शन की जो आप लोग बात कर रहे हैं वो ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, क्योंकि अवाम इस वक्त महंगाई के बोझ तले, बेरोज़गारी के बोझ तले बहुत ज़्यादा दबी हुई है। फैसल आपका इस पर क्या रिस्पॉन्स होगा? ये पहली हुकूमत है जिसको एहसास है कि महंगाई है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में 21% से महंगाई गई, लेकिन जीत बने हुए थे, कहते थे महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। पीएमएलएन के दौर में भी महंगाई थी तो वो भी कोई एहसास नहीं था। ये पहले वज़ीर आज़म है जिन्हें एहसास तो है, और जब एहसास होता है तो ही काम होता है। अब बाकी तो जो हमारी इकॉनमी है, आज देखें कोरोना